2 दिन पहले एक हाई रिस्क मिशन को अंजाम देते हुए वायुसेना के विमान से 150 भारतीयों को देश वापस लाया गया। इनमें अमेरिकी सेना के लिए काम करने वाले अशोक सिंह भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। अशोक काबुल में अमेरिकी सेना के कैंप में 2 साल बतौर आईटी हेड काम कर रहे थे। अशोक अपनी कहानी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। और आपकी जो वापसी हुई है, सबसे पहले उसी के बारे में जानना चाहूंगा, वो कैसे मुमकिन हो पाया? जी, दरअसल मैं अमेरिकी सेना के साथ काम कर रहा था। तो हमारे पास जो है कुछ इनपुट पहले से भी थे कि तालिबान जो है काबुल शहर के आसपास आ गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो भी हमारा मिशन था, मिशन को हम लोग अपना अंजाम दे रहे थे। लेकिन अचानक से जो है 14 तारीख को हमारे पास यूएस एम्बेसी से एक कॉल आता है। उस कॉल में हमारे पास इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको 2 घंटे के अंदर अपना ये बेस खाली करना है। तो अब उस 2 घंटे के दौरान जो हमको कुछ एक इंस्ट्रक्शन दी हुई होती। बेस खाली करने का मतलब ये होता कि हमको कुछ वहाँ पे जो हमारे सबके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हमको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। तो उस 2 घंटे के दौरान जो सबसे पहले मेरा अपना काम था, मैं आईटी हेड था उस टाइम का। तो आईटी की जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको हमको पहले सेव करना है, सेव करने के बाद उसका बैकअप लेना है, और साथ में जितने भी हमारे जो है रिसोर्सेज सबको डिस्ट्रॉय करना है। एग्जांपल के लिए उस टाइम मैंने खुद अपने हाथों से करीब 200 के आसपास लैपटॉप मैंने उसको जलाया, डिस्ट्रॉय किया पूरा। सर्वर जितने होते हैं, जितने हार्ड डिस्क होते हैं, सब कुछ हमने डिस्ट्रॉय किया। इसी तरह से जो हमारे जो है आर्मी के लोग थे, उन्होंने उस टाइम पे जितने भी जो कैंप के अंदर जो है गोला बारूद थे उसको डिस्ट्रॉय किया, जितने एडवांस वेपन है उसको डिस्ट्रॉय किया। साथ में जो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के पास जो है उनके अंडर में करीब उस टाइम पे 50 से 60 जो है आर्म्ड व्हीकल थे, और कुछ जो नॉर्मल व्हीकल्स थे उन व्हीकल्स को जो है अपना उसको डिस्ट्रॉय किया। तो 2 घंटे के अंदर सब कुछ करने के बाद अचानक से फिर हमारे पास जो है 6 बजे के आसपास यूएस आर्मी का चॉपर आता है, और ये चिनूक विमान होता। तो उस चिनूक से हम लोग अपना 40 लोग बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल के हम जाते हैं काबुल एयरपोर्ट, जो कि काबुल एयरपोर्ट का 2 पार्ट है। हाफ एरिया सिविल एयरपोर्ट है, हाफ एरिया यूएस आर्मी का एयरपोर्ट है। तो हम लोग जो है उस टाइम पे यूएस आर्मी के एयरपोर्ट में जाके स्टे करते हैं। ये 15 तारीख, मतलब ये 14 तारीख को शाम को करीब 6:30 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ हम लोग पूरी रात रहते हैं। पूरी रात रहने के बाद जो है सुबह करीब 6 बजे के आसपास हम लोग जब उठते हैं, उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आता है कि आपको 2 बजे के आसपास यहाँ से फ्लाई करना है दोहा के लिए। दोहा जो कि एक कतर की राजधानी है, वहाँ पे यूएस का जो है एयरफोर्स का एक कैंप है। तो वहाँ पे जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने देखा कि हमारी तरह ही जो है करीब मल्टीपल जो छोटे छोटे कैंप्स हैं काबुल के आसपास, कुछ नाटो के कैंप्स हैं, कुछ एम्बेसी के लोग जैसे जर्मन एम्बेसी हो गया, और भी जो एम्बेसीज हैं, इटली की एम्बेसी के लोग, वो सारे लोग उसी ही कैंप में आके रुके हुए थे। जो हमारा कांधा जो काबुल का यूएस आर्मी का कैंप है, उसी में जर्मन एम्बेसी के लोग भी आके रुके हुए थे, इटली एम्बेसी के लोग आके रुके हुए थे, और भी मल्टीपल जो यूरोप की एम्बेसीज हैं उसके लोग वहाँ पे आके रुके हुए थे। तो इन सबको जो है ये 15 के दिन में सबको जो है इवैक्यूएट करने का प्लान था। 2 बजे के आसपास इवैक्यूएशन स्टार्ट हुआ। पहली फ़्लाइट 2 बजे के आसपास यहाँ से उड़ी है, जो है ग्लोब मास्टर C-17। ग्लोब मास्टर C-17 यहाँ से उड़ के जो है पहली फ़्लाइट दोहा के लिए निकली है। लेकिन 2 बजे के आसपास ही तालिबान ने सिविल एयरपोर्ट साइड से कुछ RPG फायर किए हमारे यूएस आर्मी के साइड पे। RPG जो है सबसे बड़ा उसके लिए डेंजर होता है कि आप उस टाइम पे कोई भी प्लेन आप फ्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यूएस आर्मी ने रिटेलिएट करने के बाद करीब जो है 3-4 घंटे फाइट चली है। फाइट होने के बाद जाके शाम को 6 बजे के आसपास जो है पूरा वेव फिर से क्लियर हुआ। फिर 6 से 7 के बीच में फिर से फ़्लाइट आना स्टार्ट हुई। तो जो भी फ़्लाइट उस टाइम पे आती थी, C-17 मल्टीपल C-17 आई है उस टाइम से। मैंने जो अपने आंखों से देखा है, उस टाइम पे C-17 आती थी दोहा से, C-17 आती थी जो है इनका जो है कुछ कुवैत से, क्योंकि कुवैत में भी यूएस आर्मी का एयरफोर्स का बेस है, और साथ में जो है आपका दोहा में भी एयर बेस है। दोहा कुवैत से जो भी फ़्लाइट आती थी सब में जो है सैनिक आते थे यूएस आर्मी के। तो एक फ़्लाइट में करीब 200 सैनिक के आसपास ऐसे ही जो है उस टाइम पे आ रहे थे। लास्ट जो है मैं खुद जो है 10 बजे के आसपास एक फ़्लाइट आई है जो है यूएस आर्मी की C-17, उस पे मैं सवार हुआ। वहाँ से मैं जो है फिर जाके दोहा उतरा हूँ। दोहा में करीब पहुँचा हूँ 16 को 1 बजे के आसपास रात में। अच्छा जी। और 16 को वहाँ 1 बजे उतरने के बाद वहाँ पे अब कुछ अरेंजमेंट नहीं था। हम लोग अपना रात में ही जो है चेयर पे बैठ के पूरी रात बिताए हैं। फिर सुबह करीब जाके 7 बजे के आसपास हम लोगों का PCR हुआ है। PCR होने के बाद जो है फिर
हम लोगों को बोला गया कि आपको हम यहाँ से जो है आर्मी की फ़्लाइट से लेके जाएंगे कुवैत। फिर शाम को करीब 4 बजे के आसपास हम लोगों को कुवैत भेजा गया, वहाँ जो है यहाँ से दोहा से कुवैत गए हैं। कुवैत में फिर से हम नाइट स्टे किए हैं। नाइट स्टे करने के बाद फिर अगले नेक्स्ट डे फिर हमको जो है फ़्लाइट मिली वहाँ से इंडिया की दुबई, वाया दुबई। तो मतलब कि कुवैत से हम दुबई आए हैं। दुबई से फिर हम 18 की रात को 3 बजे के आसपास मैंने यहाँ दिल्ली में लैंड किया है। तो टोटल मतलब एक कैंप से निकलने के बाद इंडिया पहुँचने में करीब मेरा जो है 90 घंटे के आसपास का टाइम लगा हुआ है, समझ लीजिए आप। तो एक्सपीरियंस जो है उसमें कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी थे, कुछ बुरे एक्सपीरियंस भी थे। काफ़ी जो है टाइम लगा, काफ़ी हेक्टिक, एक टेंशन जो मानसिक होती है वो भी हमको झेलना पड़ा उस पीरियड में। लेकिन देखिए अच्छा अनुभव भी रहा, बुरा अनुभव भी रहा, काफ़ी देखा उस अशोक जी। पीरियड में देखिए क्या होता है, कैसे सच्चाई होता है। ये भी है दरअसल, चूंकि आप यूएस आर्मी के साथ काम कर रहे थे तो इस तरीके से आप आ भी गए। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं वहां पर, जिस तरीके के हालात हैं। मैं चाहूंगा जरा दर्शकों से अगर आप साझा कर सकें, आपने अपनी आंखों से क्या देखा, किस तरीके की स्थिति आपने देखी, सड़कों पर क्या हाल था, एयरपोर्ट पर आपने क्या देखा? जी, एयरपोर्ट पे जैसे जब मैं 15 को जो वहाँ पे 2 बजे के आसपास जब हमको वहाँ पे जो है बोला गया कि आपको जो है फ्लाई करना है, तो 2 बजे के आसपास हम लोग प्लेटफॉर्म पर जो भी अपना जो रनवे होते हैं, तो रनवे के आसपास हम लोग आ गए थे। क्योंकि इनका कोई स्पेसिफिक, जो आर्मी का जो एयरपोर्ट है, कोई स्पेसिफिक वहाँ पे रनवे नहीं है। आप ओपन एरिया होता है, ओपन एरिया में कहीं भी फ्लाइट आपकी उतर सकती है, आपको जाके बैठना है। तो हम लोग रनवे के आसपास आ गए थे। तो रनवे से जब हम लोग आए थे उसी टाइम पे ही पब्लिक जो है, टोटल जो अफ़गान की पब्लिक है वो सारे जो है रनवे के आसपास सब लोग एकदम से पूरा जो है हज़ारों की संख्या में पब्लिक जो रनवे के आसपास आ गई थी। और आने के बाद ये लोग फ़्लाइट को भी डिस्टर्ब कर रहे थे। कोई भी फ़्लाइट जो वहाँ पे है, सब दौड़ के फ़्लाइट पकड़ना, ये करना वो करना। मतलब उसमें आर्मी को काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है पब्लिक को जो है वहाँ पे नॉर्मलाइज़ करने के लिए। तो काफ़ी आर्मी का चेन लगाया गया कि पब्लिक एटलीस्ट यूएस आर्मी साइट पर ना आने पाए। और सिविल एयरपोर्ट पर टोटल हैवाक का माहौल था, जिससे वो एक तरह से समझिए कि वो बस स्टेशन की तरह से उसको वो लोग ट्रीट कर रहे थे। जो भी फ़्लाइट जा रही है उस पर जो है विंग पे पकड़ लेना, विंग पे बैठ जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। मतलब एक तरह से पूरा उसको एक समझ लीजिए कि पूरा माहौल जो था एक तरह से बस स्टैंड टाइप का हो गया था। वो एयरपोर्ट नहीं, वो बस स्टैंड की तरह दिख रहा था उस टाइम पे। और पब्लिक के अंदर जो एक डर का माहौल था वहाँ पे, उनको ये था कि यहाँ से हम इस कंट्री से किसी तरह से वापस निकल जाएं। लास्ट में कुछ ऐसे भी केस हुए कि कुछ एयरपोर्ट ने पब्लिक को पब्लिक ज़बरदस्ती कर रही थी, उनको बैठा लिया फ्लाइट में और बैठा के ले गए अपने साथ। जिस भी कंट्री फ्लाइट जा रही थी वहाँ पे उतार दिया। उतारने के बाद ये हुआ कि आप अगर वो कंट्री आपको एक्सेप्ट करती है, आपको असाइलम देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जानो। ये भी केस हुए हैं काफ़ी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कई लोग डर का जबरन माहौल था। बैठ गए थे हवाई जहाज के अंदर जाकर, और फिर वो जहां पर वो विमान जा रहा था वहां उन्हें उतार दिया गया कि जी जबरन। हाँ जी जी, अब मतलब उनको वहाँ उतार दिया गया कि अब अगर वो कंट्री आपको एक्सेप्ट करती है, आपको असाइलम देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अब देखेंगे वो कंट्री जाने आपके साथ क्या करना है। तो लोग किसी भी तरह से वाकई कंट्री छोड़ना में चाहते थे। जिस तरीके से कहानी अशोक एकदम आप मतलब बता रहे हैं, अफरा-तफरी मुझे का लग माहौल रहा है पूरे कि जैसे एयरपोर्ट पे था। एयरपोर्ट ना होकर वो कोई मतलब बस स्टैंड बन गया, वो भी किसी दूर दराज इलाके के बस स्टैंड में जिस तरीके के हालात होते हैं। एकदम वो भी बस स्टैंड पे जैसे आप माहौल इस तरह समझ सकते हैं। जब हमारे यहाँ कोविड में जो माहौल हमारे जो है बस स्टेशन का था, जब कोविड स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, आप देखिए आनंद विहार का जो माहौल था, वही सेम माहौल वहाँ पे उस टाइम पे एयरपोर्ट का था जी। अच्छा, आप लोग जहां पर रुके हुए थे, कुछ गोलाबारी कुछ मतलब वहाँ पे फायरिंग भी हुई है। जी जी हाँ। अच्छा अशोक जी, आप लोग जहां पर रुके हुए थे, जब आपको ये सूचना दी गई कि आपको फौरन अब रवाना होना है, यहाँ से निकलना है, उस वक्त क्या स्थिति नजर आ रही थी? सड़कों पर किस तरीके के हालात थे? सड़कों पर देखिए, जिस टाइम मैं निकला हूँ तो 14 तारीख की बात है। तो 14 को तालिबान शहर के अंदर इंटर नहीं किया था। उस टाइम वो करीब 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी पे अपना वो इंतजार कर रहे थे। तो हम जब जो है 15 को यहाँ पहुँचे हैं अपने मतलब उस पार्टिकुलर बेस से, हम 14 को यहाँ आए हैं। फिर 15 की मॉर्निंग में हमको खबर मिली है, क्योंकि हमारा जहाँ बेस था, जहाँ से मैं फ्लाई किया हूँ, उसी बेस से जस्ट 3 किलोमीटर की दूरी पर पूले चरखी जेल है। पूले चरखी जेल जो है काबुल की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है। वहाँ पे करीब आपके 5000 के आसपास जो है वहाँ पे जो है जेल के अंदर कैदी बंद थे। उस 5000 में भी 90% तो तालिबानी थे, जो कि कुछ जो है यूएस जब यहाँ पे यूएस ने शासन किया, या यहाँ पे जब डेमोक्रेसी थी, उस टाइम पे जो तालिबान वाले थे उनको बंद करके उसी जेल में रखा गया था, पूले चरखी जेल में। तो ये इनपुट पहले से था कि ये जेल मॉर्निंग में ब्रेक की जाएगी, और एग्जैक्टली सुबह करीब 7 बजे के आसपास वो जेल ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद उस जेल से जितने कैदी हैं वो सब निकलते हैं। निकलने के बाद आसपास के आर्मी बेस जो हैं वहाँ पे वो अंदर जाते हैं, वहाँ फाइट करते हैं, वो आर्मी बेस में जो है अपना वो कब्जा कर लेते हैं। जी
और बाकी रोड पे तो जो माहौल था बहुत ही गंदा माहौल, अब क्या उसको हम विस्तार में बता नहीं सकते। एकदम पब्लिक पूरा एक तरह से अफरा तफरी का माहौल, पूरे काबुल में अफरा तफरी का माहौल था। और उसी टाइम एक इनपुट भी आया था कि 15 तारीख को ही करीब जो है 3 बजे के आसपास एक महिला बिना बुरके के एयरपोर्ट की साइड जा रही थी, तालिबान ने उसे गोली मार दी थी। अच्छा, ये सब उसी वक्त शुरू हो गया था, महिलाओं पर अत्याचार, मतलब अफरा तफरी का माहौल चारों तरफ। ये 15 तारीख को ही शुरू हो गया था। 15 तारीख को ही जैसे तालिबान जो है इंटर करता है। एक बात जो बार बार कही जा रही है अशोक जी, चूंकि एयरपोर्ट के आसपास आप वहां पर मौजूद थे, मुझे लगता है आप बेहतर बता पाएंगे जी। एक बात बार बार ये कही जा रही है कोई विरोध नहीं हुआ जब तालिबानी घुस रहे थे, ऐसा लगा नहीं कि कहीं से उनका कोई विरोध हो रहा है या फिर हाँ जी ये भी सत्य है अपने आप में, क्योंकि मैं तो आर्मी के साथ हूँ, तो थोड़ा सा लोकल आर्मी भी जो है उनका भी थोड़ा सा एक जो है उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या मानसिकता है। तो मानसिकता ऐसा कोई विरोधी कहीं थी नहीं। जो रियलिटी ये है कि आप जब इन्होंने जो है 1.5 महीने पहले जब यूएस आर्मी ने बगराम कैंप छोड़ा है जून में, जून के लास्ट में उन्होंने बगराम कैंप जो है पूरा इवैक्यूएट किया था। इवैक्यूएट करने के बाद ही तालिबान जो है एक्टिव हुआ है। तालिबान जब एक्टिव हुआ है तो सबसे पहले फाइटिंग कांधार में हुई। कांधार में आर्मी ने पूरा प्रॉपर फाइट की तालिबान के साथ। कांधार में फाइट की। कांधार में फाइट करने के बाद इन्होंने जो है ईरान बॉर्डर जो जरन जो डेलाराम का रोड है, जो इंडिया ने रोड बनवाया हुआ है, उस साइड पे इन्होंने जो है अटैक किया। उसके बाद अटैक करने के बाद वहाँ भी थोड़ी मोड़ी फाइट हुई, लेकिन फाइट इस तरह से नहीं हुई कि अफगान आर्मी कुछ रिटेलिएट कर पाए। वहाँ भी कब्जा हुआ इनका। उसके बाद के जितने प्रोविंस हैं कहीं भी कोई फाइट हुई ही नहीं। एक तरह से जैसे बस एक कॉल गई कि भैया हम आ रहे हैं 5000 सैनिक लेकर के, आपको लड़ना है या आपको जो है सत्ता वापस करनी है। तो एक तरह से बस केवल बहुत ही प्यार से गवर्नर हाउस में बैठ के जैसे एक्सचेंज होता हो डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट एक्सचेंज हुआ है बस कि ये सत्ता हमारे हाथ से दूसरे के हाथ में चली गई। इसी तरह से जो है जब काबुल में इंटर किए कहीं कोई फाइट हुई ही नहीं। और जब तालिबान भी जो है काबुल में इंटर किए 15 को, इंटर करने के बाद केवल वो हवाई फायरिंग किए हैं, कहीं कोई जो है आर्मी ने किसी का विरोध नहीं किया है। आर्मी तो फ्रंट पे गई ही नहीं एक तरह से, ये समझ लीजिए आप। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि मतलब आर्मी मिली हुई थी या क्या क्या था, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो आर्मी है इनकी करीब 3.5 लाख की आर्मी है ऑन डॉक्यूमेंट ऑन पेपर। जो तालिबान मतलब ये अफगान आर्मी है उनकी संख्या करीब 3.5 लाख के आसपास है, और तालिबान की जो फोर्सेज हैं वो करीब 1 लाख के आसपास हैं। तो 3.5 लाख आर्मी वर्सेज 1 लाख तालिबान, और तालिबान पूरे स्टेट पर कब्जा करता गया। तो एक तरह से ये कहना कि आर्मी भी शामिल थी या कुछ भी था, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा अशोक जी, आपके वहाँ पे कई मित्र होंगे, दोस्त यार होंगे, जो लोकल लोग, वहाँ के स्थानीय लोग होंगे, वो लोग क्या कह रहे थे? जो स्थिति बनती जा रही थी उसको लेकर किस तरीके का भय उनके मन में था, किस तरीके के संशय के हालात थे? देखिए संशय का ये आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक थोड़ा सा यूएस के साथ जुड़ा हुआ था, तो हर कंट्री के लोगों की इच्छा होती है मैं किसी तरह से यूएस पहुँच जाऊँ, हमारे इंडियंस की भी इच्छा होती है। तो जब मैं कैंप के अंदर था तो मेरे पास पिछले 3 महीने से जो भी मेरे मतलब लोकल में लड़के थे, जान पहचान के लड़के थे, वो सब एक ही रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर किसी तरह से आप मुझे जो है एक यूएस का वीज़ा के लिए रेफरेंस दिलवा दीजिए, SIV दिलवा दीजिए। तो मेरे पास अनगिनत कॉल, मतलब पिछले 3 महीने में अनगिनत कॉल आई हैं कि SIV के लिए, कुछ तो यहाँ तक कि सर इंडिया के लिए कोई रेफरेंस दिलवा दीजिए, इंडिया में हमको हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे लोकल का फ़ोन नंबर मांगते हैं, उन फ़ोन नंबर से कम्युनिकेट करते हैं, अगर जब तक कोई लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तब तक हम इंडिया नहीं जा सकते। तो इस तरह की रिक्वेस्ट तो मतलब इसमें पिछले 3 महीने से ही बहुत ही ज़्यादा फ्लो में आने लगी हम मेरे पास। तो सब कोई कंट्री छोड़ना ही चाहता था एक तरह से, मतलब जिसको कहीं भी चांस मिलता था वो कंट्री छोड़ना चाहता था। पिछले 3 महीने सबका प्लान था, और लास्ट में बहुत ज़्यादा ये इंटेंसीफाई हो गया। मेरे पास रिक्वेस्ट तो कंटिन्यूअस, यहाँ तक कि कुछ केस हो गए कि किसी को मैंने नंबर दे दिया जो है अपने जो है कैंप मैनेजर का, उनके पास कॉल चली गई, काफ़ी कुछ मतलब बीच में प्रॉब्लम भी हुई थी इस तरह से। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, तालिबानियों के बारे में जो बात कही जाती है कि वो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। भले ही एक सामने की तरफ प्रोग्रेसिव फेस दिखाने की कोशिश की जा रही हो तालिबानियों की तरफ से, लेकिन हकीकत है कि महिलाओं पर वो अत्याचार कर रहे हैं। उसकी कई कहानियां सामने आ गई हैं। टीवी चैनल पे कुछ जो एंकर्स थी, महिला एंकर्स, उन्हें अब नहीं करने दिया जा रहा है बुलेटिन वगैरह। आपने अपनी आंखों से क्या देखा? ये हकीकत है। हकीकत ये है कि पिछले मतलब 3 महीने से ही जो है सब लोग प्रिपेयर हो चुके थे, मतलब एक तरह से मेंटली सब तैयार बैठे थे वहाँ अफगानिस्तान में कि तालिबान आ रहा है, आएगा यहाँ पे आके कब्जा करेगा। तो मेंटली सब तैयार बैठे थे। तो 3 महीने पहले से ही जो लड़कियाँ ओपन में जो है जीन्स वगैरह पहन के घूमना, और धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, बुर्का पहनना, ये पहनना, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ पे
जो यंग जनरेशन है, जो लोग 2000 से 2005 के बीच में पैदा हुए हैं, अब ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं पुरानी हिस्ट्री क्या है। वो तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो यंग जनरेशन है उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उनको एक तरह से अपने आप को अडॉप्ट करना तालिबान के माहौल में। जो पुरानी जनरेशन है 90 वाली है, 90-95 वाली है, वो तो एडजस्ट कर ले रही है, उससे पुराने वाले भी एडजस्ट कर ले रहे हैं। लेकिन यंग जनरेशन जो 2000 से 2005 के बीच में पैदा हुई, जो 15 साल 16 साल की एज वाले हैं, उनको अडॉप्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जो तालिबान का रूल है उसमें 13 साल से ऊपर के लोगों को, जो लड़कियां हैं, उनको बुर्के में रहना है। अब ये प्रॉब्लम तो यंग जनरेशन के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कभी बुर्के में रहे नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस तरीके के हालात वहां बन तो अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन नई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो नई सोच वाले लोग हैं उनके लिए तमाम तरह की अभी दिक्कतें आने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।